Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay. We were at exercise number 10.4 introductory part. एक पार्ट हमने कर लिया, मतलब एक वीडियो उस पर बन चुकी है जिसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट को पहले तो इंट्रोड्यूस कराया। लेट अस फर्स्ट रिकॉल की क्या क्या किया हमने। वेक्टर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, क्या होता है, फॉर्मूला वाइज एंड डेफिनेशन वाइज, मीनिंग वाइज, ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखा उसका। ओके, देन फिर कुछ रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने किया और उसका कंपैरिजन करते हुए चले कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था एंड वेक्टर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। तो उसमें टिल नाउ वी हैव कवर्ड 6 कंपैरिजंस बिटवीन देम। देखो फटाफट से रिकॉल करते हैं। ए डॉट बी इज ए स्केलर, यूज्ड टू बी ए स्केलर, एंड ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है ये एक वेक्टर है। इसका फॉर्मूला होता था, मतलब इसको निकालने का फॉर्मूला होता था दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा, और इसके निकालने का फॉर्मूला है दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा। और पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसलिए आपने दे दिया एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और अगर इधर बात करें तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, या यूं को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर्स। फिर ठीक है, आ जाओ कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं तो इट इज कम्यूटेटिव बट इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता था, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। चलते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा में। जब अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता था तो हमारा ए डॉट भी कुछ ऐसा आता था। 0 डिग्री पे तो वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आता था और 180 डिग्री पे वो उसी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव आता था। जबकि इधर 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों पे वो एक जीरो वेक्टर निकल के आता है। ओके, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है, बट ए क्रॉस ए इज ए जीरो वेक्टर होता है। स्क्रीन चला लो। ए क्रॉस ए इज ए जीरो वेक्टर होता है। नाउ कमिंग टू व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, मींस अगर इफ बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या होता था वहां और यहाँ। तो वहां तो ये होता था कि थीटा 90 डिग्री पे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता था, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होने पे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू एन कैप, मतलब साइन थीटा वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि साइन 91 होता है। ठीक है, अब जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसको अपन आई कैप, जे कैप एंड के कैप से पुकारते हैं। उनका देखो क्या होता है, अगर हम आपस में आई का जे से, जे का के से और के का आई से डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमको जीरो मिलता था। क्यों? क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। यहाँ पे अगर हम इनका आपस में करेंगे तो हमको आंसर तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मिलेगा। जैसे आई कैप का जे कैप से करेंगे तो के कैप, जे कैप का के कैप से करेंगे तो आई कैप, एंड के कैप का आई कैप से करेंगे तो जे कैप। इसके लिए फिर आपको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लेटर से आई जे के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बैठे हैं तो आई क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई बराबर जे, एंड के नहीं, आई क्रॉस जे बराबर जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अगर आप डायरेक्शन उल्टी कर दो, दैट इज इफ यू आर कंसीडरिंग इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आई क्रॉस जे की जगह आप कर दो जे क्रॉस आई, तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो के कैप का क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। फिर जे क्रॉस के अगर आई था तो के क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा, माइनस आई, और के क्रॉस आई अगर जे था तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, ये तो हो गया आपस में। इधर चाहे से आप आई का जे से करो, जे का आई से करो, जे का के से करो, के का जे से करो, के का आई के से करो, या आई का, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो इसका आंसर जीरो है तो ये भी जीरो बन जाता था। और लास्ट पॉइंट हमने कल कवर किया कि अगर खुद का खुद से डॉट या क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। खुद का खुद से डॉट करने पे तो आंसर बना जाता है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और इनका मैग्नीट्यूड वन ही होता है, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो करने से जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने सीखा कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स ए जीरो वेक्टर। तो आई और आई कोलिनियर है ऑब्वियसली, जे और जे कोलिनियर, और के और के कोलिनियर। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, सेवंथ स्टेप इज कि उनकी कंपोनेंट फॉर्म। तो देखो कंपोनेंट फॉर्म पे हमने वहां पे प्रूफ करके बताया था कि अगर a1 b1 c1 है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। तो प्रूफ हम यहाँ पर भी करेंगे, बट क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है तो एक बार के लिए मैं लिख लेता हूँ भाई होता क्या है, देन फिर हम नेक्स्ट ये कंपैरिजन खत्म करके एक बार उसको भी प्रूफ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सेवंथ पॉइंट में हम लिख देते हैं बेटा, यहां से लिखते हैं नेक्स्ट पेज से कि इफ इफ वेक्टर ए
कि स्केलर की कंपोनेंट फॉर्म अगर दे दें हम, क्या दी थी उस जगह पे हमने दी थी A1 A2 A3, है ना। A1 आई कैप, वही सेम ले लेता हूँ ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाओ। A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब देखो ये कंपोनेंट फॉर्म अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। कोई A1 B1 C1 लेता है, और हमने क्योंकि उधर भी A1 A2 A3 ली थी, तो हम इधर भी A1 A2 और A3 ही ले लेते हैं। चीज को समझो बस, है ना। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। और बी वेक्टर सिमिलरली ले लेता हूं मैं, क्या, B1 आई कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। ठीक है, तो फिर अगर इनकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है ना, मींस इफ ए एंड बी आर गिवन इन देयर कंपोनेंट फॉर्म, देन देन ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया गया है वो समझता है। देन ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया गया है वो समझते हैं। तो देखो, डिफाइन कैसे किया गया है वो सिंपल वे में पहले समझ लो, और फिर इसका प्रूफ अभी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का, और 3/3 का डिटर्मिनेंट सबको आता है ना। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, फाइन। और फिर हम नीचे क्या कर देंगे, इनकी स्केलर कंपोनेंट्स लिख लेंगे। जैसे वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या था, A1 A2 A3, तो आई विल राइट A1 A2 एंड A3। और वेक्टर बी का क्या है स्केलर कंपोनेंट्स, B1 B2 एंड B3, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर गिवन इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। इसका प्रूफ फिर ये जब खत्म हो जाए तो याद दिला देना ना, कहीं रह ना जाए। जब ये कंपैरेटिव एनालिसिस खत्म हो जाए तो फिर याद दिला देना। ओके, तो ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना तो सबको आता ही है। विच इज इक्वल टू व्हाट, उसको सॉल्व करके देख लो। विच इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप से क्या मल्टीप्लाई होगा, या आई कैप को बाद में लिखता हूँ, पहले आई कैप के स्केलर कंपोनेंट्स बोलो क्या हो जाएंगे, A2 B3 A2 B3 माइनस B2 B2 A3, दिस मच ऑफ आई कैप, दिस मच ऑफ आई कैप। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो माइनस माइनस, अब आ जाओ A1 B3 माइनस B1 A3 दिस मच ऑफ जे कैप। भाई डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना, ऐसा नहीं कि टर्म खत्म हो गया तो अब उसको भूल ही जाए। हालांकि फर्स्ट टर्म में था, लेकिन नहीं, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो लास्ट वाले में प्लस ही चलेगा। A1 B2, तो सही में ही भूल गया मतलब आप तो, A1 B2 B1 A2 दिस मच ऑफ, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी इलेबोरेटेड फॉर्म, अगर ये लिखना चाहो तो। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था। वैसे तो इजी है, बट फिर भी क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है तो उधर भी लिख देते हैं, फिर उधर क्या होगा, फिर कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है ना। तो वही, अगर ए वेक्टर ये हो जाए, बी वेक्टर ये हो जाए, तो इसका क्लोनिंग कर देते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो पूरा ही आएगा ये, कोई बात नहीं।
इसकी जरूरत नहीं, इसको मिटा दो क्योंकि यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट नहीं बनता ना। ओके, सेवंथ पॉइंट हेयर इज इफ वेक्टर ए वेक्टर बी ये सब P1 है, देन कंपोनेंट फॉर्म में जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो आप भली बात ही जानते हो क्या होता था। देन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट का सम होता था। दैट मीन्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये हो गया कंपैरेटिव एनालिसिस इन कंपोनेंट फॉर्म। चलो नेक्स्ट बताओ, आप प्रगति चेक करके बताओ कि नेक्स्ट पॉइंट अब वहां पे क्या था ऑब्जर्वेशंस में। तो सेम अपन फिर वो भी एंगल बिटवीन। ओके, तो एट्थ पॉइंट इज अबाउट एंगल्स। एट्थ पॉइंट इज अबाउट एंगल्स। पॉइंट नंबर 8, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। हम जानते हैं यूजिंग, अभी क्या देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी है, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये कि यही चीज मैं इधर करूं, ये कि यही चीज मैं इधर करूं तो होता क्या है, 1 सेकेंड। लिख ही लेता है इतनी देर में तो कई बार क्या होती है, होशियारी जो है बारी बढ़ जाती है। चलो, 8 पॉइंट हेयर इज कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आप यूजिंग डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिख लेता हूं, क्या होता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां से जब मैं एंगल निकालता था, निकाल के आए हम पहले भी, तो पहले उधर का ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमको पता है निकाला हुआ है। तो यहां से जब हम एंगल निकालते थे तो क्या आता था बताओ, करो रिकॉल। यहां से हम cos थीटा निकालते थे, cos थीटा निकालते थे तो वो हो जाता था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये करते थे। और क्योंकि अपन 0 से लेके 130 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अपन थीटा क्या, अगर अपने को थीटा एक एक्यूट एंगल चाहिए, अगर अपने को थीटा का एक्यूट एंगल चाहिए तो फिर हम क्या कर देंगे, इसका मॉडुलस भी लगा देंगे। क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर थीटा क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर अपने को नेगेटिव एंगल ही चाहिए, ओ पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल ही चाहिए, अगर हम श्योर हैं तो हम क्या कर देंगे मॉडुलस लगा देंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये अगर cos थीटा की वैल्यू होती है तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स ये पूरा तामझाम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस सॉरी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो ये तो होता था डॉट प्रोडक्ट में, यानी यूजिंग डॉट प्रोडक्ट यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब बात करते हैं इधर स्केलर सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं क्या। तो अगर अपन ये का ये प्रोसेस इधर रिपीट करें तो देखो क्या हो, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो आप इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं क्या, यस और नो, पहले तो वो बताओ। जैसे आप cos थीटा की वैल्यू में इसको इसके नीचे लेके गए थे, दैट वाज वैलिड है ना, उसके तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। तो क्या आप इसमें भी साइन थीटा की वैल्यू के लिए, यहाँ पे तो 3 कंपोनेंट्स बचते हैं साइन थीटा के अलावा, ये और ये, तो इसको उधर a क्रॉस बी के नीचे लेके जा सकते हैं क्या, यस और नो। नहीं, क्यों, कारण यहाँ पे ये एक, श्री तो डायरेक्शन है। अरे ये एक स्केलर है, ये भी एक, ये तीनों भी क्या है स्केलर है।
तो एक तरीके से ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में ये इधर उधर इंटरचेंजेबल है। ये लीनियर या क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है तो इसमें ये इधर उधर इंटरचेंजेबल है। इधर आप देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, एंड दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप वेक्टरों को डिवाइड थोड़ा ना करा दोगे, आप एन कैप को इधर डिवाइड करा दैट मींस यू आर डिवाइडिंग दिस वेक्टर बाय दिस वेक्टर। पहली बात तो वेक्टर डिवीजन होता ही नहीं है, वेक्टर डिवीजन होता ही नहीं, और होता भी होता तो हमको ऐसा कभी नहीं गिवन है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है बेटा, तो वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए होगी। ऐसा कुछ थोड़ा ना गिवन है कहीं, ये तो मतलब नॉनसेंस होगा अगर हम इस तरीके से लिख ले तो, है ना। या फिर वेक्टर ए की वैल्यू हम लिख दें सर बी को उधर ले जाओ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर। हाँ अगर ये ए वेक्टर नहीं होता, ये कोई नंबर्स होते लाइक 2 × 3 = ऐसे कुछ होता, 6 होता तो मैं 3 की वैल्यू 6/2 इस तरीके से लिखता हूँ। बट इन दैट केस दीज ऑल ऑफ दीज आर स्केलर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि साइन थीटा की वैल्यू सीधे स्ट्रेट अवे हम ऐसे ही निकाल ले जैसे उधर। तो फिर क्या करें, तो फिर हम ये करेंगे कि सबको नंबर्स में स्केलर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एक वेक्टर है, यस, ये भी एक वेक्टर है, यस। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है ना, इक्वल है कि नहीं है, और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन इक्वल हो। दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल, डायरेक्शन गई बाढ़ में, मैं इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देता हूँ। भाई दो वेक्टर इक्वल है दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगा करूंगा टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स। क्या करूंगा मैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड लूंगा दोनों साइड्स पर, तो मैं इधर वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लूंगा, राइट, इसका मैं ले लूंगा मैग्नीट्यूड, और उधर मैं किसका मैग्नीट्यूड लूंगा सोच के बताओ। देखो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, ये भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, ये भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो केवल यही है, तो इसी का तो मैग्नीट्यूड लूंगा। भाई अगर आपके पास लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए है और आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो लैम्डा तो ऑलरेडी स्केलर है ना, आप इसी का तो मैग्नीट्यूड लेके लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आरएचएस में जो मैग्नीट्यूड वाले डंडे लगेंगे वो केवल एन कैप पे लगेंगे। वेक्टर ए ऑलरेडी ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ऑलरेडी ए मैग्नीट्यूड, साइन थीटा ऑलरेडी सम स्केलर क्वांटिटी, तो एन कैप के आगे मैं लगा देता हूं मैग्नीट्यूड। यहां तक कोई डाउट, नो। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड तो बच्चा भी बता देगा, बोलो, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है 1 यूनिट, यूनिट वेक्टर है भाई एन कैप तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सो आई विल गेट व्हाट, I will get an equation like magnitude of vector A cross B equal to magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B, और sin theta into 1 simply I can write sin theta, right, या into 1 भी लिख दो चलो, अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाई देंगे into 1 into 1। अब सुनिए, अब इसका मैग्नीट्यूड एक नंबर होगा, ये स्केलर होगा यूं कहूं, और ये पूरा भी एक स्केलर है। तो स्केलर के केस में तो चीजों को उधर उधर कर सकते हैं ना, तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब इसके नीचे ले जाएंगे, बाकी तीनों कंपोनेंट्स इसके नीचे ले जाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई चीज इसमें वेक्टर फॉर्म में है तो आप इक्वेशन से इधर उधर उधर चीजें नहीं कर सकते हैं, बट एक बार अगर वो चीज किसमें चली गई, स्केलर में चली गई, तो आप उसको जनरल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म में इधर उधर टर्म्स को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है, अब ये फाइनल चीज लिख रहा हूं मैं कि यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी लेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड अगेन इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो मैं इस पूरे का अगेन क्या ले लूंगा, मॉडुलस ले लूंगा, ठीक है ना। अभी ये मॉडुलस नहीं है, ये तीनों चीजें मॉडुलस नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, इसका इससे डिवाइड करके, लेकिन ये देखो पॉजिटिव ही आएगी, क्यों आएगी पॉजिटिव, बोलो, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगी। उधर गारंटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि उधर ए डॉट भी तो नेगेटिव आ सकता था, चलो ये दोनों पॉजिटिव थे लेकिन ए डॉट भी तो नेगेटिव आ सकता था ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएंगे।
तो ऐसी कोई जरूरत नहीं मॉडुलस लगाने की। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ना ना। इसको मैं पैक कर देता हूँ ब्रैकेट में, और थीटा की वैल्यू भी लिख दो चलो यहाँ से। तो फाइनली थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स लग जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इस पूरे पे लगने वाला है साइन इनवर्स। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग व्हाट, यूजिंग यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, और वो था यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। जैसा क्वेश्चन वैसा हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। लेट अस से कभी cos थीटा की वैल्यू गिवन हो, कभी साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो, कभी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन हो, कभी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन हो। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपन चूज करेंगे कि अपने को कौन सा फॉर्मूला चूज करना है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसको भी कर देता हूं मैं ब्रैकेट में पैक। फाइन, अब चेक करके बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या था रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस का। एंगल बिटवीन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, हाँ तो वो तो इधर भी लगेंगी उधर भी लगेंगी, दोनों जगह ही लगेंगी, सेम लगेंगी, और ये भी नहीं है कि कुछ अलग लगेंगी, सेम टू सेम लग जाएंगी, लगा देते हैं। और उसके बाद बताओ, हाँ दोनों प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद प्रोजेक्शन तो इधर है नहीं, आगे उसके आगे इन्हें, अच्छा वो भी नहीं है। तो कुल मिला के बस ये लास्ट पॉइंट है ना भाई, प्रॉपर्टीज इधर भी लगने लग जाएंगी उधर भी लग जाएंगी, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में ही ले लो क्योंकि लगी रही है दोनों में, तो याद रह जाएगा कि हाँ साहब इधर भी लगेंगी इधर भी लगेंगी। 8th एंड 9th पॉइंट, चलो 9th पॉइंट। ओके, तो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर भी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर भी, और वहां पर भी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर भी, एंड यहां पर भी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी थी, क्या थी जितना मेरे को याद है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, ओवर एडिशन सेम टू सेम यहां पर भी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। और फिर सेकंड होगी लैम्डा वाली है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज जब तक नहीं आती ना अपने को, तब तक अपन, अभी मैंने कहा ना वो कंपोनेंट फॉर्म का एक छोड़ा हुआ है मैंने, करके बताऊंगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी आएगी तभी समझ पाओगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन इधर क्या कहता था, इधर कहता था कि अगर आपके पास वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो आप इसको एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हो। ठीक है, यही था डिस्ट्रीब्यूटिविटी इधर। सेम टू सेम इधर रहेगा, सेम टू सेम इधर क्या कहता है कि अगर आपके पास वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो जैसा आप वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, कर पाते थे, यहां पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। क्लियर, इजी, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट है, बट क्योंकि है इसलिए जिक्र करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई सर सेम है तो फिर बोलो ही मत, बोलना तो पड़ेगा ही। ओके, तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं लैम्डा वाली। तो लैम्डा वाली भी सेम चलेगी। क्या था यहाँ पे हमारे पास कि अगर यू हैव लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर आपके पास इस तरीके से कोई चीज है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ए डॉट को बाहर ले लो, चलो पहले लैम्डा से ए को लेते हैं ना, सीक्वेंस में चलते हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए ले लो, ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो वेक्टर बी से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए को तो बाहर ले लो और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी से। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर अलाउड, दोनों में से कोई भी चीज ले लो, अलाउड है।
ओ प्लस क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस लगा दिया मैंने, इक्वल टू, ये सेम चीज है। दैट मीन्स अगर आप लेमडा टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से कराओ या वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेमडा टाइम्स वेक्टर बी से कराओ, दे आर वन एंड द सेम थिंग। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, और इधर भी बिल्कुल सेम टू सेम कि अगर आपके पास लेमडा टाइम्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, भाई स्केलर तो बिल्कुल सेम चल रहा है, स्केलर को बिल्कुल जैसे जनरल मैथमेटिक्स में होता है ना, वैसे के वैसे मान सकते हो। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, चाहे से मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए कर दूं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं किससे, वेक्टर बी से, या फिर मैं क्या कर दूं, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं किससे, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी से, दे आर वन एंड द सेम। तो बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इक्वली एप्लीकेबल हेयर, ठीक है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी लैम्डा वाली, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कर दो ब्रैकेट्स में पैक। क्या बचता है, कंपैरेटिव एनालिसिस में तो कुछ बचता नहीं है। अब बस एक वो प्रूफ बचता है ना, कि कंपोनेंट फॉर्म में वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे आया, वो उसका डिटर्मिनेंट कैसे बन गया ना। तो अपन कंपोनेंट फॉर्म में इसका प्रूफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। और फिर एक बार एनसीईआरटी भी खोल के देख लेंगे, अगर कुछ बचा होगा तो वहां से भी देख लेंगे। फाइन, तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो चुका है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी हो गया, चलो। हाँ, तो कंपोनेंट फॉर्म में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक मार्क करो, प्रूफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रूफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, डिटरमिनेंट फॉर्म के आई कैसे, उधर तो अपने कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे, तो उधर अगर मैं पूरा तामझाम करके बताता तो वो टेबल थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है ना, हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता। हमारा पर्पस क्या था कि यार एक ही जगह दोनों जगह रखी हुई हो तो फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो अब लेकिन प्रूफ करना जरूरी तो है, तो अब कर लेते हैं, प्रूफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो मुझे बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी वही ले लेता हूं जो उधर लिया था मैंने। वेक्टर ए क्या लिया था, A1 आई कैप, नहीं A2 जे कैप, ए की सीट में सारे ए के कंपोनेंट्स लिए थे हमने, और A3 के कैप। और वेक्टर बी क्या लिया था हमने, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इनका ए क्रॉस बी करना है मुझे, क्या करना है, ए क्रॉस बी। नाउ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी करना है, तो सुनो, वेक्टर ए लिख देता हूं एक बार में, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म B1 आई कैप B2 जे कैप एंड B3 के कैप। फाइन, अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अभी अभी सीख के आए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा, क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट मीन सपोज करो ये दोनों ही होते हैं केवल, ये अकेला होता, सॉरी, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, अभी अभी सीख के आए ना, ओवर एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अब यहाँ तो 3 है, तो 3 को 3 से यानी कि 9 बार क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट हुआ था, जैसे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये भी होगा, तो करो। तो ये क्या हो जाएगा, A1 आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट A1 आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप। सुनो, फिर अपन ने लेमडा टाइम्स वाली कहानी भी पढ़ी, सपोज करो अब दोनों को एक ही स्टेप में करो, सपोज करो आप लिखोगे A1 आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप, ऐसे ही तो करोगे। तो ये तो स्केलर है, अभी आपने लेमडा की कहानी पढ़ी ना, कि लेमडा लेमडा तो साइड में पटक दो, इससे कर दो उससे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं स्केलर इनटू स्केलर A1 B1 को साइड में पटक दूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप। फाइन, तो ये करने वाले हैं अपन जैसा पहले किया था। तो A1 इंटू B1 है वहां पे, और A1 इंटू B1 उसके आगे, ये तो क्या स्केलर है ना, आई कैप
क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, की बात डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट मतलब दूसरा टर्म बताओ क्या बनेगा, प्लस A1 इंटू B2 और इस जगह आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। तीसरा टर्म बोलो A1 A1 B3 है ना, A1 B3 एंड वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या बनेगा, आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। प्लस प्लस अब आ जाओ सेकंड कंपोनेंट A2, तो A2B1 और क्या बनेगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस नेक्स्ट A2B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस लास्ट में इस वाली रो का लास्ट मतलब A2B3 और जे कैप क्रॉस के कैप। लास्ट रो देखो आ जाओ, तो लास्ट रो में हमारे पास A3B1 और के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस आगे चलते हैं A3B2 और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप, और लास्ट टर्म क्या बनता है A3B3 के कैप क्रॉस के कैप। फाइन, तो ये पूरा इसका एलेबोरेटेड फॉर्म है। अब देखते हैं इसमें से कुछ कुछ कटेगा और जैसे पहले किया था अपन ने। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि देखो ये ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हो ना जब आप, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है ना, तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, बी क्रॉस ए नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, मतलब ए क्रॉस बी को आपको ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, कल को आप ऐसे नहीं लिख सकते बी क्रॉस ए, जबकि उधर आप लिख सकते थे, बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव होता है, ये नहीं होता है। इसको आपको सीक्वेंस में से चलना पड़ेगा, पहले का अगले से, फिर पहले का अगले से, इधर आप सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते, और तोड़ते तो उधर भी क्यों, उधर भी मत तोड़ो, एक ही सीक्वेंस चलने दो, बट चलो भाई ये याद रखो कि उधर चाहो तो तोड़ सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, अब अभी तक अपन ने जो कल एक सेशन लिया था, उस सेशन में हमने ये सीखा था कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप, ये सारी चीजें सीखी थी। तो वो आप फटाफट से मुझे बताओ, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो देखो ये वाला एलिमेंट कट जाएगा, ये वाला एलिमेंट कट जाएगा, और ये वाला, ये तीनों तो स्ट्रेट अवे कट गए। अब बात करो कि आई का जे के साथ क्या होता है, के, आई का के साथ क्या होगा, जे, आई का के साथ माइनस है, वेरी गुड, ठीक है ना। देखो मैं इसे वो बना देता हूँ, क्या था, यहाँ पे था आई, यहाँ पे था जे, और यहाँ पे था के, ठीक है। आई का जे के साथ के, और आई का के साथ माइनस है, मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में चल गए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल गए तो माइनस है। चलो ये बताओ, जे का आई के साथ, यानी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस के, उल्टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो ना, जे क्रॉस आई। चलो इधर आओ, जे क्रॉस के, अभी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये प्लस आई कैप। इधर आ जाओ, के क्रॉस आई किस डायरेक्शन में चल दी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में आएगा क्या, प्लस का जे, और के क्रॉस जे ये क्लॉकवाइज में आ गया तो माइनस आई, फाइन, ठीक है, ओके। चलो तो लिख दो फिर, आंसर क्या आएगा वो लिख देते हैं। ये तो कट गया, सबसे पहला कंपोनेंट क्या बनेगा, A1B2 इंटू के कैप, A1B2 इंटू के कैप, A1B2 टाइम्स के कैप, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या बना था, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना, माइनस लगाना पड़ेगा, -A1B3, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, वो माइनस जे कैप आ रहा है ना, तो जे कैप, ठीक है। फिर आ जाओ अगली रो में, अगली रो में जो है ये माइनस में आ रहा है, तो -A2B1, 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 और कंपोनेंट कौन सा, के कैप, और अब तो प्लस में आएगा क्योंकि हर एक रो में एक प्लस एक माइनस आ रहा है, +A2B3 आई कैप, +A2B3 आई कैप। चलो लास्ट रो में देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, +A3B1 जे कैप, +A3B1 जे कैप, ठीक है, +A3B1 जे कैप, A3B1 जे कैप, और ये आ रहा है -A3B2 आई कैप,
ठीक है, तो अब आपके पास 6 कंपोनेंट्स हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो आई कैप वाले टर्म्स कॉमन निकालो। आई कैप वाले टर्म्स जो हैं ये दोनों कॉमन है, दिख रहे हैं? तो आई कैप वाले टर्म्स अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बनेगा, A2B3 माइनस A3B2, ये बनेगा, बनेगा क्या, A2B3 माइनस A3B2, दिस मच ऑफ आई कैप। ओके, अब जे कैप वाले टर्म्स में आप नेगेटिव पहले ले लो, ये वाले टर्म्स है दो जे कैप वाले, तो उसमें आप नेगेटिव बाहर ले लो तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव बाहर लेते हो तो दिस माइनस दिस होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप नेगेटिव बाहर लो, तो माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो यू विल गेट A1B3 माइनस A3B1, दिस मच ऑफ जे कैप। और लास्ट में के कैप वाले टर्म्स में तो पॉजिटिव भी बाहर लो, कौन कौन से बच गए, ये वाले और ये वाले, तो A1B2 माइनस, बोलो, A1B2 माइनस A2B1, दिस मच ऑफ के कैप। सो दिस इज फाइनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हमने जो कंपैरेटिव एनालिसिस में लिखा है, क्या रत्ती भर भी फर्क है क्या इसमें और जो हमारे पास लास्ट चीज आई है, देखो 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 देखो, यू कैन मैच कि आपका यही सब आया होगा। देखो आई कैप के आगे क्या लिखा हुआ है, A2B3 माइनस B2A3, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता, आपने भी लिख लिया होगा तो आप मैच कर लो, A2B3 माइनस B2A3, फिर A1B3 माइनस B1A3 और बाहर माइनस, और फिर प्लस में A1B2 माइनस B1A2। सो इट इज प्रूव्ड कि A क्रॉस B का अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो यही क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। और तो और फिर मैं इसको इस वाले स्टेटमेंट को भी मैं कंपाइल करके क्या लिख सकता, आप मैच कर लेना भाई, यही कंपोनेंट्स है ना, इस वाले कंपोनेंट को भी मैं कंपाइल करके क्या लिख सकता हूँ, वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। डिटर्मिनेंट, ये जो ऊपर चीज रखी हुई है इस डिटर्मिनेंट की इलेबोरेटेड फॉर्म है या नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप, वेयर सेकेंड रो तो बनेगी हमारी वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स की, यानी A1 A2 A3, और थर्ड रो लास्ट रो बनेगी B1 B2 B3, दैट इज इट। ठीक है, इसके आगे भी लिख देता हूँ एक क्रॉस। तो हो गया प्रूफ सेक्शन, ठीक है ना, प्रूफ सेक्शन ओवर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये प्रूफ सेक्शन? अगर एग्जाम में आया तो कर दोगे? कोई कहे कि प्रूव करो कि ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है या नहीं है, वैसे आज तक तो आया नहीं है, बट आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब अपन चीजों को ऐसे ही एवं ही याद कर लेते हैं कि अच्छा ये तो ये होता है, तो फिर वो बहुत समय तक याद नहीं रहती। लेकिन जब आप ऐसे याद रखते हो कि अच्छा ये वो इसलिए होता है, इस कारण से होता है, तो वो लाइफ टाइम याद रहती है। भाई दो और दो चार रहते हैं, कोई रट वाले और कोई करके दिखा दे, ठीक है, फाइन। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ए क्रॉस बी की कंपोनेंट फॉर्म की इलेबोरेटेड फॉर्म और डिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे अपन लिखने कैसे भी लिख लो, ये उसका प्रूफ सेक्शन था, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, बट उससे पहले एक छोटा सा प्रूफ सेक्शन है। हमने पहले लिखा हुआ था एक जगह पे कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए नहीं होता, मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, बट वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो एक किसी जगह मैंने देखा इसका भी प्रूफ मांगा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, तो काफी इजीली आप उसको प्रूफ कर दोगे। तो छोटा सा सेक्शन है वो ले लो, उसके बाद फिर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ले लेंगे। तो हेडिंग डाल दो कि ऐसे ही डाल दो, चलो प्रूफ ऑफ, सॉरी, प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी, प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, शायद ये मिसलेनियस में है या कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन है। प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो इसको प्रूव करो। तो देखो इधर तो मैं ले रहा हूं ए क्रॉस बी, इधर तो मैं ले रहा हूं ए क्रॉस बी, और इधर मैं ले रहा हूं बी क्रॉस ए, इधर मैं ले रहा हूं बी क्रॉस ए। मैं सेम वेक्टर्स बना देता हूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दोनों जगह पे। लेटर से कि ये तो है मेरा ए और ये है मेरा वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये तो है वेक्टर ए,
और ये है वेक्टर बी। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे। यहां पर भी वही वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब सुनिए, मैं ए क्रॉस बी करने का मतलब क्या होता है, आपको बताया कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में चलना, और वेक्टर बी क्रॉस ए करने का मतलब क्या होता है, बी से ए की डायरेक्शन में चलना। तो अगर मैं ए से बी की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, लेट अस से कि ये है मेरा थीटा, और मैं बी से ए की डायरेक्शन में चल रहा हूँ और लेट अस से कि ये है मेरा थीटा, ये है मेरा थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी में तो क्या होता था, ए क्रॉस बी में तो क्या होता था, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी होता था मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मल्टीप्लाइड साइन थीटा इंटू एन कैप। ये तो होता था यहां। अब सुनिए, जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा, तो सपोज करो मैं इसको भी उसी तरीके से देखना चाहता हूं, यानी मैं इसको भी जैसे यहाँ पे मैंने थीटा लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं इसको भी सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना चाहता हूं। बट ये तो ऐसे जा रहा है, मतलब ये तो डायरेक्शन ऐसे हो गई इस तरीके से। तो सपोज करो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो बाहर वाला एंगल क्या होगा बताओ। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो बाहर वाला एंगल, देखो इसको मैं ऐसे मोड़ सकता हूँ कि, ध्यान से देखना, 1 सेकंड, ये बी, ये ए, ये तो हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, बी था, लंबा वाला ए है, ऊपर वाला बी है, सेम है, बस मैंने उसको ऐसे फ्लिप कर दिया ना। ऊपर वाला है बी, नीचे वाला है ए। अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा और लंबा है ए वाला, हाँ। तो ये है बी और ये है ए, और थीटा ही एंगल है बीच में। लेकिन आप क्या कर रहे थे, बी क्रॉस ए जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। लेकिन आपको ऐसे चीजें समझ में नहीं आती क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको तो सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही समझ में आती है। तो आप मुझे बताओ ए से बी, आप तो ये सोचो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं चलूंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सोच के देखो। ए से बी अगर मैं एंटी क्लॉक, मतलब देखो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको कहां से कहां चलना है, ए से बी पे चलना है, नहीं ऊपर वाले से नीचे वाले पे चलना है। तो आप यूं ना आओ, आप यूं ना आओ, आप यूं आओ, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज तो चलना आता ही नहीं है। आपको क्लॉकवाइज तो चलना आता ही नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है, इसमें थीटा वो एंगल है जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन आप चल रहे हो क्लॉकवाइज। तो अब आप सोचो कि अगर आप क्लॉकवाइज थीटा चल रहे हो, तो आप एंटी क्लॉकवाइज क्या चलोगे। तो आप एंटी क्लॉकवाइज 360 माइनस थीटा चलोगे, बोलो, बोल के बताओ, यस और नो। इस डायरेक्शन यस में सर। कितना चलोगे, इस डायरेक्शन में आप चलोगे 360 माइनस थीटा डिग्री। तो आप सेम टू सेम ये फॉर्मूला रख दो और थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख दो। देखो बी क्रॉस ए की वैल्यू हो जाएगी सेम टू सेम ये फॉर्मूला, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ले लो चलो पहले, क्योंकि बी का जिक्र है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और साइन थीटा ना लेके मैं क्या लूंगा, साइन 360 माइनस थीटा। इधर शिफ्ट कर दो उसको। साइन 360 माइनस थीटा, और फिर बाद में एन कैप। अब मुझे बताओ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है बोलो। माइनस साइन थीटा। यस, माइनस साइन थीटा, इट इज, ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एन कैप। तो अब माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं, अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूं, तो इट इज लाइक माइनस, और मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले लिख देता हूं और बी का बाद में लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर है, कैसे भी कर दो। और साइन थीटा एज इट इज, और एन कैप। अब मैं इसमें अगर केवल माइनस साइन को इग्नोर करूं, तो ये चीज तो ए क्रॉस बी ही तो है,
ये चीज ए क्रॉस बी ही तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो प्रूव हो गया कि वेक्टर बी क्रॉस ए क्या होता है, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। इज दिस क्लियर? तो कल को अगर ऐसा कोई छोटा मोटा प्रूफ सेक्शन आ जाए तो कर लोगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइनल जो सेक्शन है। ओके फाइन। अच्छा, ये चीज अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, जिसको आप कहते हो वेक्टर एन। रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकलेगा, और यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो नीचे की डायरेक्शन में निकलेगा, माइनस एन। ठीक है ना? अगर ये वेक्टर एन है तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा माइनस वेक्टर एन। ये रिजल्टेंट वेक्टर्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा। ठीक है जी, ओके। चलते हैं आप फाइनल टॉपिक पे हमारे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले मार्क कर लो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहता है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी any two adjacent sides, be any, या रिप्रेजेंट लिखो, रिप्रेजेंट एनी टू एडजेसेंट साइड्स। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट एनी टू adjacent sides of a triangle, adjacent sides of triangle ABC ले लो, चलो, of triangle ABC। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करती है ट्राइंगल एबीसी की, एंड उन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, एंड थीटा बी द एंगल between, theta be the angle between, theta be the angle between vector A and vector B, between angle vector A and vector B। ठीक है, इसका एक छोटा सा फिगर बना देता हूं मैं कि लेटस से हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये तो पहली एडजेसेंट साइड, ये दूसरी एडजेसेंट साइड, लेटस से ऐसा ऐसे मान लो। ठीक है, और तीसरी साइड जो है वो लाइन सेगमेंट की फॉर्म में ये मान लो। मतलब तीसरी साइड से मतलब नहीं है तो मैं वेक्टर बनाता नहीं हूँ, लाइन सेगमेंट ही बनाता हूँ। तो ये बन गया मेरा ट्राइंगल। ये बन गया मेरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी इसकी दो साइड्स हैं, तो लेट अस से कि ये तो हो जाएगा मेरा, ऐसे मान लेते हैं कि वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बोलो। एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बोलो 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 बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इसको वेक्टर बी को बेस मान लूं, तो इसके ऊपर मुझे हाइट चाहिए होगी, तो मैं एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। अगर मैं वेक्टर बी को बेस मान लूं तो मेरे को एक हाइट चाहिए होगी, तो लेट अस ड्रॉ ए हाइट। ये सपोज करो मैंने एक हाइट ड्रॉ कर ली।
ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट डी, और ये मैंने हाइट ड्रॉ करी है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या हुआ, यहां तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, बोलो। नो सर। ओके, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ले लोगे वेक्टर बी को, और हाइट ले लोगे ये साइड एडी जो है, मतलब ये हाइट एडी जो है। अब हाइट एडी की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो, अब इस ट्राइंगल ए डी बी में देखो, ए डी बी दिख रहा है। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था थीटा, ये लिखना भूल गए हम, थीटा। हाँ, तो अब अगर आप ट्राइंगल ए डी बी को देखें जरा, तो ए डी बी के अंदर अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ए डी डिवाइडेड बाय बी ए होगा, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो मैं लिखता हूं हेयर, हेयर इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल के अंदर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी से, या फिर इसका एंगल 90 डिग्री, कैसे भी लिख लो। तो अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो, ऑपोजिट है ए डी और हाइपोटेन्यूज जो है वो वेक्टर ए है। ठीक है, तो यहां से एडी की वैल्यू क्या आती है? कैन समवन से मी? एडी की वैल्यू क्या आती है? वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, यस और नो? वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, यस और नो? अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलती कर रहे यस हो, सर। इसको मैग्नीट्यूड वेक्टर ए लिखो, क्योंकि आप उस लेंथ की बात कर रहे हो ना। देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। भाई ये लंबाई और ये लंबाई, तो इस लंबाई को आप कैसे कहोगे? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कहोगे ना। भाई डिनोट तो वेक्टर ए से करा दिया, भाई ये वेक्टर ए है, लेकिन जब आप इसकी लंबाई की बात कर रहे हो तो आप इधर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए लिखो। वेक्टर से कैसे डिवाइड करोगे स्केलर को? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एडी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, अब देखो, अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, तो इस ट्रायंगल का एरिया या किसी भी ट्रायंगल का एरिया बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो वो निकालो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट? हाइट। तो हाफ तो अपनी जगह हाफ ही है, इसको तो कौन बदल पाया है आजकल। और बेस, बेस जो है मैं क्या ले रहा हूं? वेक्टर बी, वेक्टर बी इज माय बेस, वेक्टर बी इज माय बेस। और हाइट जो है एडी थी, उस एडी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, या एक बार लिख लो एडी और अगली स्टेप में लिख लेना एडी की वैल्यू। तो हाफ इंटू, सर मैग्नीट्यूड आएगा ना? यस, बेस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स। या फिर ऐसे करो ना, देखो यहाँ पे तो आप लिख लो इसको, लाइन सेगमेंट को बी सी, और फिर अगले स्टेप में आप दोनों की वैल्यू पुटअप कर देना बी सी। अब क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ए डी की वैल्यू ऊपर से निकाल चुके हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बोलो। नो सर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, मैं किसी भी चीज को, जैसे मेरे पास 5 है, तो मैं मेरी मर्जी 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंटू 1 लिख देता हूँ उसको, 1/2। और मैं अरेंजमेंट भी करूंगा तो मैं वेक्टर ए को पहले लिख देता हूँ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को पहले लिख देता हूँ, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बाद में लिख देता हूँ। ये सब इंटू इंटू है, इंटू इंटू, और साइन थीटा भी मैं लिख देता हूँ। और मैं इसको मेरी मर्जी, मैंने इंटू 1 लिख दिया, और अगली स्टेप में मैंने 1 को पता है क्या लिख दिया? मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मैं अगले स्टेप में 1 को लिख सकता हूँ एन केप का मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मुझे एक चीज बताइए, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या होता था? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, यही होता था, यस और नो? यस सर।
तो अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो आरएचएस में ये तो ऑलरेडी स्केलर है, तो मैग्नीट्यूड केवल इसका निकलेगा। मतलब अगर मैं उधर मैग्नीट्यूड के डंडे फंसाऊं तो यहाँ पे डंडे किस पे फंसेंगे, केवल एन कैप पे फंसेंगे। समझ आया? यस सर। और ये जो चीज है ऐसे के ऐसे आपको यहाँ पर दिख रही है, इस 1/2 को भूल जाए तो यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, यस और नो। यस सर। So the formula has we have got the formula half into magnitude of vector A cross product vector B. This is area. This is the formula to find area triangle ABC. फाइनल फॉर्मूला ये है, ये सारे डेरिवेशन का अंतिम निर्णय ये निकला। समझ आया? यानी कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर उसके दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कोई सी भी दो एडजेसेंट जो आपकी इच्छा हो, कोई सी भी दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, लेकिन याद रहे वो दोनों के इनिशियल पॉइंट जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इनिशियल से टर्मिनल जुड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एंगल लेंगे तो वो जो एंगल है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट पे बनता है। अभी भी जो मैंने फिगर बनाया तो उसमें आप देख सकते हो जो वेक्टर्स मैं ले रहा हूँ एडजेसेंट वेक्टर्स, उन दोनों के इनिशियल पॉइंट जुड़े हुए हैं और थीटा इनके इनिशियल पॉइंट के बीच का एंगल, इनके इनिशियल पॉइंट के बीच का एंगल चाहिए मुझे, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, दो जो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? देखो आपको फाइनली तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सब तो डेरिवेशन था, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही। ठीक है ना? चलें लास्ट टॉपिक पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस सर। फीलिंग आ गई होगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल ही तो होता है, और क्या होता है। चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सो द फाइनल टॉपिक ऑफ योर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या कहता है कि जैसे उधर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड्स को डिनोट करा रहे थे, तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी किसको डिनोट कराएंगे, वापस दो एडजेसेंट साइड्स को डिनोट कराएंगे। ठीक है, और एडजेसेंट साइड्स ऑब्वियसली नॉन पैरेलल वाली साइड्स होगी। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की साइड्स तो होती हैं उसमें पैरेलल, और जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल। तो ये कहता है वही सेम चीज, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be any two adjacent sides represent, let vector A and vector B represent any two adjacent sides of a parallelogram ABCD, let us say, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर क्या होगा, तो फिर इन दोनों के बीच का एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। चलो फिगर बना लेते हैं। लेट अस से कि पैरेललोग्राम बनाना है मुझे ना, ये बन गया पैरेललोग्राम। इसमें मैं मान लेता हूं कि ये ABCD नाम रख देते हैं पहले, ABCD। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के इनिशियल पॉइंट जुड़े हुए हैं, एंड दिस बी द एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन दिस टू एंगल्स। अब देखो अगर ये वेक्टर बी है तो सामने वाली साइड भी वेक्टर बी ही होगी, नो डाउट इसमें, और अगर ये वेक्टर ए है तो ये सामने वाली साइड भी वेक्टर ए ही होगी, यस और नो, होगी ना। यस सर। लेटस से इसको मान लेता हूँ कि इसका डायरेक्शन भी ये है और इसका डायरेक्शन भी है। तो आप देख सकते हो कि वेक्टर डी ए या वेक्टर ए ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये सेम मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर सी बी की भी यही डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वेक्टर डी सी और वेक्टर ए बी भी एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है, चलो अब सपोज करो मैं इसको तोड़ देता हूं डायगोनल्स, मैं इसको तोड़ देता हूं डायगोनल्स। तो अब मुझे बताओ, आप केवल इस पोर्शन को कंसीडर करें, ये दो ट्राइंगल्स में टूट चुका है,
तो अगर आप केवल इस पोर्शन को कंसीडर करें तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लग सकता है ना यहाँ पे, तो सेम बोलो। यस सर। एक काम करो, इसको है ना बी ले लो, इसको सी ले लो, ताकि वो पहले वाला ही मैच हो जाए। उसमें शायद नीचे बी था ना, और फिर लास्ट वाले को डी ले लो, ए बी सी डी। तो अब आप केवल ट्राइंगल एबीसी को देखो तो ट्राइंगल एबीसी वैसा का वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिख रहा था, और उसके एरिया का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं। तो क्या करूंगा, इसका दुगना कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, ठीक है ना। हेयर हेयर डायगोनल AC divides diagonal AC divides parallelogram ABCD into, और प्रॉपर्टी है भाई, पैरेललोग्राम की डायगोनल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट मींस एरिया में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम ABCD into टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड दूसरा कौन सा बना रहे हैं, ट्राइंगल ADC ऑफ इक्वल एरिया। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इक्वल एरिया दोनों का, ऑफ इक्वल एरिया। वैसे भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। दैट इज, तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि अगर ऐसी बात है, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, एक पेज का स्पेस सफिशिएंट है। दैट इज, यहां से एक बात निकल के आती है कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD चाहिए तो आप इनमें से किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया का दुगना कर सकते हो, यानी ट्वाइस इनटू एरिया ट्राइंगल ABC कर सकते हो। यस और नो, कर सकते हो ना, बोलो। यस सर। और ट्राइंगल ABC तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है जैसा ऊपर था। अगर ट्राइंगल ABC के अंदर देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इसके दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उसके बीच का एंगल थीटा भी है, ठीक है। आप ये थीटा यहाँ पे भी लगा दो ताकि आपको ये पता चले, पर इस टर्मिनल पॉइंट के बीच में थीटा लगता नहीं है ना, तो लगा नहीं सकते, ठीक है। आप तो ये देख लो कि वेक्टर बी और वेक्टर ए से ही बना है ये ट्राइंगल बी, और ये भी वेक्टर बी और वेक्टर ए से बना है, तो इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये वेक्टर्स भी आपस में बराबर है। इनको फिर अगर आपको थीटा वीटा सेम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इस वेक्टर को टर्मिनल पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां पे इस जगह पे ऐसे। तो वो सब हम काम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, अभी अंडरस्टूड है कि दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC का एरिया अभी निकाल के आए हम लोग, क्या था, 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाता है, एंड वी विल गेट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, दैट इज इट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू डिराइव एरिया पैरेललोग्राम ABCD का फॉर्मूला है। यानी पैरेललोग्राम कहते हैं तो सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट का वो निकाल लो मैग्नीट्यूड, और एरिया उसका ट्राइंगल कह दे तो ट्राइंगल में आप क्या करोगे, उसका हाफ कर दोगे। सो दिस इज इट। बोलिए कोई डाउट, बोलिए बच्चों, कोई डाउट। सर अपन और फिगर्स का भी निकाल सकते हैं क्या एरिया? हाँ, इस तरीके से अपन और फिगर्स का भी निकाल सकते हैं। अगर आप अपने को डायगोनल्स वेक्टर्स में गिवन हो, एंगल गिवन हो उसके, और या तो कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो एंगल गिवन हो या क्रॉस इसका कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, तो अपन डायगोनल वायगोनल बना के उनको कुछ फिगर्स में तोड़ देंगे और तोड़ के फिर निकालेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि वो फिगर्स ऐसे होने चाहिए कि डायगोनल बनाने के बाद इक्वल पोर्शंस दिखाई दें, नहीं तो फिर नहीं होगा ना, अगर इक्वल पोर्शंस ही नहीं दिखाई देंगे तो। बट वो हमारे कोर्स में नहीं है ना, बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। सर रेक्टेंगल में भी दो इक्वल यस यस ट्रायंगल यस, का एरिया पैरेललोग्राम कह दिया ना, पैरेललोग्राम कह दिया ना मैंने। तो अब पैरेललोग्राम कह दिया तो यू विल नॉट आस्क अबाउट रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, बिकॉज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम एंड रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ये तीन तो ऑलरेडी शामिल हो गए,
ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम की संतान है। तो जो पैरेललोग्राम को बीमारी लगी हुई है वो तो उसकी हेरेडिटरी, बाकी बच्चों में भी बीमारी जाएगी ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स ओनली। ठीक है, क्लियर है सर। ओके, सो होपफुली क्लियर हो गया है। और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ चैप्टर का भी सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या रहेगा, एक ये नोट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देयर आर टू परपेंडिकुलर, अच्छा ये तो कोई क्वेश्चन के रेफरेंस में कह रहा है। ऐसा ये जैसे जैसे ब्रैकेट में पैक होके आ जाता है ना, जैसे नीला ब्रैकेट है, नोट लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ा करो हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के जाता है। अब हालांकि इसमें तो चलो ये इस क्वेश्चन के रेफरेंस में कह रहा है, बट नजर जानी चाहिए उसने ब्रैकेट में क्यों पैक किया भाई, आपकी नजर जाए। ठीक है, इग्नोर मत किया करो उसको। तो देखो कोशिश हमारी यही रहती है कि हमको आपको सारी चीजें बताएं, लेकिन देखो हो सकता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं कई बार, या ध्यान में नहीं रहती बताना। तो आपने एनसीईआरटी को जब भी पन्ने पलटो ना, नोटों पर ध्यान दिया करो। हो सकता है कोई चीज जो हमारी नजर में नहीं है आपकी नजर में आगे, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं अपन। तो एक्सरसाइज 10.4 के लिए बिल्कुल रेडी हैं अपन, कल इसको सॉल्व कर देंगे और फिर परसों से मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सर आज शाम को ले लो ना क्लास, आज ऑलरेडी 5:30 से 6:30। 2 क्लासेस है बेटा, 5:30 से 6:30 भी है, 6:30 से 7:30 भी है। 7:30 के बाद बैठेगा नहीं फिर, सम अदर डे देखेंगे। 2 क्लासेस जब जब अरेंज होगी मैं खुद आगे से आपको कह दूंगा, आज तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, ओके सर। okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye. Tell others to watch the video please.